कहते हैं एकजुटता और सही रणनीति पर काम किया जाए तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी ही। और इसकी ताज़ा मिसाल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रतियोगी या कहे तो छात्रों का आंदोलन है, जिसने एकजुटता और रणनीति के तहत योगी सरकार और यूपी लोक सेवा आयोग को झुकाकर ही दम लिया। दरअसल हुआ ये था कि यूपी लोक सेवा आयोग ने इस बार अचानक यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ और एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 2 दिनों में 2 शिफ्टों में कराने का फरमान जारी कर दिया। साथ ही नॉर्मलाइजेशन सिस्टम भी लागू कर दिया, जिसके तहत रिजल्ट औसत अंकों के आधार पर निकाला जाता है। ये बहुत ही पेचीदी प्रक्रिया एक तरह से। फिर क्या था, प्रतियोगी छात्रों ने 11 नवंबर से आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और फिर यूपी लोक सेवा आयोग के सामने जिस रणनीति के तहत छात्रों का जमावड़ा हुआ वो काबिले गौर है। और उसी का नतीजा है कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर छात्रों ने आधी जीत दर्ज कर ली और अब आधे की लड़ाई जारी है। यानी यूपी लोक सेवा आयोग को यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को पहले की तरह ही एक दिन और एक ही शिफ्ट में कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि आरओ और एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग ने समिति गठित कर जल्द से जल्द फैसला लेने का आश्वासन दिया है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इसके लिए सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दखल देना पड़ा है। ऐसे में अब हर तरफ एक ही चर्चा हो रही है कि आखिर इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कौन लोग कर रहे थे, जिन्होंने इतने कम समय में इतने ऑर्गेनाइज तरीके से आंदोलन को ऐसी दिशा दी कि कामयाबी भी मिल गई। गौरतलब है कि इस समय संगठित छात्र आंदोलन को दिशा देने वालों में जो नाम चर्चा में हैं वो नरेंद्र कुमार, आशुतोष, मोनू पांडे, मोहम्मद अजान और विशाल तिवारी हैं। इनमें 3 लोगों को मुकदमे का भी सामना करना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा। खबरों के मुताबिक छात्र आंदोलन की रूपरेखा प्रयागराज के ममफोर्डगंज के शिवाजी पार्क में तैयार हुई थी। इसके बाद इन्होंने पहले 20 जिलों के छात्रों तक ये बातें पहुंचाई कि 2 मुद्दों को लेकर ही आंदोलन करना है। यानी अगर देखा जाए तो आंदोलन का जो मुद्दा था वो पहले से ही बिल्कुल क्लियर था कि इससे भटकना नहीं है। अगर बात आशुतोष की करें तो ये छात्रों की बातों को अफसरों के सामने बहुत बेबाकी से रखते थे और उसी का नतीजा है कि अफसरों ने कहीं ना कहीं ये बात आगे तक पहुंचाई और उसके बाद जो नतीजा निकला वो अब सबके सामने है। आशुतोष को जेल भी जाना पड़ा। इसी तरह एक नाम विशाल तिवारी है। इनकी जिम्मेदारी स्लोगन के जरिए लड़ाई को धार देना था। आपने सुना होगा कि न बटेंगे और न ही हटेंगे, डटे रहेंगे। इस तरह के नारे जो थे वो कहीं ना कहीं इन्हीं की उपज थी और आंदोलन के दौरान इन धारदार नारों ने काफ़ी काम किया। यानी कुल मिलाकर इस आंदोलन को एक तरह से सुर्खियों में भी लाया और इसके पीछे विशाल तिवारी का ही दिमाग माना गया। और इसी तरह एक और नाम नरेंद्र कुमार का है। इनके जिम्मे पत्र और ज्ञापन तैयार करना था। यानी आप समझ सकते हैं कि ज्ञापन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और अधिकारियों तक ये पहुंचाना होता है। तो इसमें सारी समस्याओं को बहुत ही क्लियर तरीके से बताने की कोशिश की गई और ये काम नरेंद्र ने बखूबी किया। एक नाम मोहम्मद अजान का है। 20,000 छात्रों को आयोग के गेट तक लाना काफ़ी चुनौती थी और इस काम में अजान ने बहुत ही बखूबी भूमिका निभाई है। यानी देखा जाए तो इस आंदोलन को अगर किसी ने धार दी है तो उसके पीछे इन चेहरों का हाथ है। और इसी में से एक नाम मोनू पांडे का है। उन्होंने सोशल मीडिया का जिम्मा संभाला और आज के सोशल मीडिया के दौर में आप समझ सकते हैं कि खबरों को किस तरीके से पूरे समाज तक फैलाना है। इस काम को उन्होंने बहुत ही तरीके से अंजाम दिया और कहीं ना कहीं आंदोलन को एक दिशा भी मिली और ये आंदोलन सुर्खियों में आया। तो इस तरह कुछ और नाम भी होंगे, लेकिन फिलहाल ये नाम जो हैं वो इस आंदोलन को दिशा देने में काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो इन लोगों की बदौलत ही प्रतियोगी छात्रों को उनका आधा ही अधिकार लेकिन वो उन्हें मिला है और आधे के लिए अभी उनकी लड़ाई जारी है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।